स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे 6 क्लास की एनसीईआरटी के बारे में, यानी जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 की जो एनसीईआरटी है 6 क्लास की पॉलिटी की, उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। और मित्रों हमने अभी तक इसके 8 लेक्चर यानी 8 इसके लेसन हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। और आज का मित्रों जो हमारा लेसन है वो अंतिम लेसन है, ठीक है। लास्ट हमारा इस बुक का अध्याय है, यानी इसमें 9 पूरे अध्याय हैं और हमने 8 इसके डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम इसका 9वां अध्याय जो कि शहर में जो आजीविका होती है उसके बारे में आज हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। पिछले अध्याय में हमने 8वें भाग में हमने यानी 8वें लेसन में हमने चर्चा किया था गाँव के आजीविका के बारे में, और हमने मित्रों मछुआरों की कहानियाँ उसमें पढ़ी, ठीक है। और भी मित्रों हमने किसानों के बारे में भी वहाँ जाना था। तो आज हम जो है शहर में आजीविका के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करना ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरी लक्ष्मीकांत की यानी इंडियन पॉलिटी, भारत की जो राज्य व्यवस्था है वो मेरी कंप्लीट चल रही है मेरे यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। तो उस सभी लेक्चर्स को भी आप जरूर देखना, ठीक है। क्योंकि मित्रों बहुत से जो है स्टूडेंट होते हैं जिनको सरल से सरल शब्दों में समझने में अच्छा लगता है, तो मैंने मित्रों वहाँ पे जो है बहुत ही सरल शब्दों में मैंने आपको वहाँ समझाने का भरपूर प्रयत्न किया है, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के वहाँ जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं 9वें लेसन के बारे में। और 9वां लेसन हमारा आज का जो है वो है कि शहरी क्षेत्र में आजीविका की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि शहर में जो लोग होते हैं वो कैसे कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, कौन कौन से वो काम करते हैं, क्या एक ही काम करते हैं या बहुत से वो काम करते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्या कर रहा है इस चित्र में, आप क्या देख रहे हैं। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल मित्रों हमने गाँव के लोगों के बारे में पढ़ा था कि मछलियाँ भी लोग बेचते हैं, मछुआरे हैं, किसान हैं, खेतिहर मजदूर हैं, ठीक है। खेती पे कुछ काम करते हैं, कुछ जो है यानी 80% हमने जो है खेतिहर मजदूरों की बात की, 20% हमने ऐसे किसानों की बात की जो समृद्ध किसान हैं, जिनके पास जो है बहुत से रोजगार हैं काम करने के, यानी उनके पास किसानी के लिए खेती तो है ही 20 एकड़ के लगभग, लेकिन मित्रों जो है उनके पास मिलें भी हैं, ठीक है। और उनके पास बहुत सी दुकानें हैं, उनके माध्यम से वो अपना उद्योग धंधा चला रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के प्रशासन के यानी पिछले लेक्चर में हमने इस बारे में चर्चा की थी। और मित्रों कह रहा है अब पिछले पार्ट में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना करो। शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी है मित्रों, ये चित्र है, ठीक है। ये हमें यहाँ पे डायग्राम दिखाया जा रहा है और इस डायग्राम के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि इस डायग्राम में जो है ये लोग काम कर रहे हैं। तो कौन कौन से काम कर रहे हैं मित्रों, बहुत से यहाँ काम है। एक ठेले वाला है, ठीक है। और यहाँ पे मित्रों एक जो है तलने वाला है, यानी ये सब्जी बेचने वाला है, ये ठेले वाला है। और भी मित्रों यहाँ पे बस वाला है, एक झाड़ू पोछा वाला, एक जो है यहाँ पे नाई है जो शेविंग बना रहा है, ठीक है। और भी मित्रों यहाँ महिलाएं हैं, फूल पत्ती बेच रही है, और साइकिल वाला, बहुत से मित्रों यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत से यहाँ पे काम किए जा रहे हैं। और मित्रों हम इस अध्याय में क्या क्या चर्चा करेंगे उसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, देखो भारत में 5000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 महानगर, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी रुकती नहीं। चलिए एक शहर में जाकर के देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं और क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं, क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर के यहाँ बात की जाएगी शहर में जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से जो अपनी आजीविका चलाते हैं, ठीक है। तो वे सभी बातें भाई आज जो है हम डिटेल से जानेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, सड़कों पर काम करना, यानी सड़कों पर पहले काम की बात यहाँ पे की जा रही है कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार आई हूँ और यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। यानी मित्रों एक लड़की है वो अपना जो है अनुभव बयां कर रही है घूमने का कि जो है ये बहुत बड़ा शहर है और हम जो है मौसेरी बहन के साथ यहाँ पे आए थे, हमने घूमने निकले, ठीक है। और हमने देखा कि यहाँ बहुत काफ़ी चहल पहल थी, ठीक है। सब्जी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त रहती ताकि लोग देख सके कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर एक फूल वाली बैठी थी, वह सुंदर रंगीन व तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा, ठीक है। और मित्रों सड़क के दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार बेच रहा था। वह चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था, हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहां से बसें जोर जोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। यानी मित्रों
यहाँ जो लड़कियों ने जो दृश्य देखा शहर का, उसका ये बयां कर रहे हैं कि जो है हम जल्दी से सुबह निकल गए, ठीक है, और हमने देखा कि सब्जी वाले जो है सब्जी सजा रहे थे, ठीक है, एक महिला फुटपाथ पर बैठी थी, फूल बेच रही थी, हमने फूल भी खरीदा, और एक एक व्यक्ति जो था अखबार बेच रहा था, यानी बसें भी चल रही थी। तो यानी मित्रों बहुत से वहाँ पे काम हो रहे हैं, उसी का यहाँ पे जो है दृश्य और प्रसंग जो है तो वहाँ पे बताया जा रहा है। आगे देखो क्या करा है, ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के नीचे एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वही सड़क के किनारे नाई जो है अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन व चिमटी ले जा रही थी, और वहीं पर एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। यानी मित्रों ये दृश्य बयां कर रही है वही कि जो है नाई जो है अपनी यानी दाढ़ी बनवा रहा है, नाई के पास कोई व्यक्ति दाढ़ी बना रहा है, एक महिला जो है टिन, डिब्बे और प्लास्टिक के जो सामान है वो अपने जमा रही है बेचने के लिए, ठीक है, और एक व्यक्ति सब्जियां बेचने के लिए साइकिल पर घर घर जा रहा है। और मित्रों आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि हम उस जगह पर आ गई जहां रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतजार कर रहे थे। यानी मित्रों कि जो रिक्शे वाले ग्राहक का इंतजार कर रहे थे वहाँ पर खड़ी हो गई, और हमने एक को बाजार जाने के लिए तय किया। बाजार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। यानी मित्रों वे बाजार में घूमने जा रही है और उन्होंने एक रिक्शा लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम जो है पहले प्रसंग की यहाँ चर्चा कर लेते हैं जो हमारे बॉक्स में दिया गया है। क्या करा देखो सुनो, बच्चू मांझी एक रिक्शा वाला है, उसकी यहाँ पे बात की जा रही है। और मित्रों एक रिक्शा वाला है ये है, और ये रिक्शा वाला जो है रिक्शे में सोया हुआ है, तो इसी की यहाँ पे चर्चा की जाएगी। क्या करा देखो, मैं बिहार के गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था, मेरी बीवी और 3 बच्चे गाँव में ही रहते हैं। यह व्यक्ति कह रहा है, बच्चू मांझी रिक्शा वाला है, कि मैं बिहार का हूँ, मैं गाँव का व्यक्ति हूँ और मिस्त्री का पहले मैं काम करता था, और मेरी बीवी है और मेरे 3 बच्चे भी हैं जो गाँव में रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है, गाँव में मिस्त्री का काम लगातार नहीं मिलता था, तो जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी, ठीक है। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा और इसका पैसा किस्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है। यानी मित्रों बहुत सालों पुरानी ये बात बता रहा है कि मैं जो है यानी मैं मिस्त्री का काम करता था पहले, मैं जो है यानी मेरे पास इतनी आय नहीं थी, तो मैं शहर आ गया, मैंने एक रिक्शा खरीदा किराए पर, और उसको जो है मैंने किस्तों में खरीदा और मैंने उसकी किस्तें चुकाई, और जो है अब मैं वो उस रिक्शे का काम करता हूँ। आगे देखो क्या करा है, रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुँच जाता हूँ और ग्राहक जहाँ भी जाना चाहे मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की कॉलोनी में आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ, और मित्रों दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपये तक देता है। जब तबीयत खराब हो जाती है तब मैं यह काम नहीं करता। उन दिनों हम कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। यानी मित्रों अपनी जो है दास्ता ये बयां कर रहा है कि जब मेरी तबीयत ठीक होती है तो मैं पैसा कमा लेता हूँ, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मैं जो काम नहीं करता, उसमें मेरी स्थिति वो ख़राब हो जाती है, कमाई बिल्कुल नहीं होती। और जो है आसपास के एरिया में मैं 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ और 5 से 10 रुपये मुझे प्रत्येक ग्राहक जो है अपनी दूरी के हिसाब से दे देते हैं। अब देखो मित्रों आगे क्या कर रहा है भैया व्यक्ति कि मैं अपने दोस्तों के साथ किराए के कमरे में रहता हूँ। वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपये तक मेरी कमाई हो जाती है, इसमें जिसमें से 50 से 60 रुपये खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं, बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गांव जाता हूँ। जो पैसा शहर से भेजता हूँ मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी कभार मेरी बीवी खेतों में मजदूरी करके थोड़ा बहुत कमा लेती है। यानी मित्रों एक बयां कर रहा है, एक रिक्शे वाला अपनी दास्तां बयां कर रहा है, अपनी आजीविका वो कैसे कमा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र का है फिर भी वो मित्रों शहरी में आकर के रह रहा है, ठीक है। और मित्रों प्रवासी वो मजदूर है कि गांव में जो है उसको रोजगार नहीं मिला और फिर भी वो मित्रों आकर के शहर में आया, उसने जो है किसी प्रकार का जो है एक व्यवसाय ढूंढा, एक रोजगार उसने ढूंढा रिक्शा का चलाने का। और मित्रों 80 से 100 रुपये वो कमा रहा है, 50 से 60 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो मित्रों इस प्रकार से वो लगभग 20 रुपये रोज़ की कमा रहा है, यानी रोज़ की बचा रहा है। तो उसके माध्यम से वो अपने परिवार को भेज देता है और परिवार उस पर पलता है। आगे फ्रेंड देखो क्या करा है, हमसे कुछ पूछा जा रहा है कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया। बिल्कुल वो रोजगार के लिए आया था। मैंने आपको बताया अभी बच्चू अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि मित्रों अगर यहाँ पे मान लो परिवार को भी वो लेकर आ जाए तो फिर उसका खर्चा कौन देगा, यानी उसका भी तो खर्चा बढ़ेगा ना। तो इस प्रकार से मित्रों पैसा नहीं बचेगा फिर परिवार के लिए। और परिवार गांव में रहता है तो गांव में उसकी थोड़ी बहुत ज़मीन है रहने के लिए, तो उसका अलग से खर्चा नहीं रहता। इस कारण से जो वह यहाँ पे बच्चों को और परिवार को नहीं ला सकता। आगे देखो क्या करा, किसी सब्जी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए और पता लगाए कि वे अपना काम कैसे करते हैं, तैयारी खरीदना या बेचना। बच्चों को 1 दिन की छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है। क्यों मित्रों, क्योंकि बिल्कुल सोचना पड़ता है। अगर 1 दिन की छुट्टी वो ले लेगा तो उसकी जो कमाई होगी 80 से 100 रुपये वो नहीं होगी। तो उसको जो है सोच समझ के निर्णय लेना होता है कि मुझे आज काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है।
आगे फ्रेंड्स देखो क्या कर रहा है, हमारा प्रसंग चल रहा था कि बच्चू मांझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़कों पर काम करते हैं। वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोजगार में लगे हैं, उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता इसलिए। यानी मित्रों कह रहा है कि बच्चू मांझी जिस प्रकार से रिक्शा का काम करता है, रिक्शा चलाता है, उसी प्रकार से बहुत से शहर में ऐसे लोग होते हैं कि जो है बहुत से लोग काम करते हैं ऐसे ही और स्वरोजगार में लगे हैं। क्योंकि वो जो है मित्रों कोई व्यक्ति उनको जो रोजगार नहीं देता, तो जो है कोई फुटपाथ पर कोई सामान बेचता है, कोई सब्जी बेचता है, तो कोई अन्य काम करता है। ठीक है, आगे देखो क्या कर रहा है, उन्हें अपना काम खुद ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कितना माल खरीदें, कहाँ में दुकान लगाएं। उनकी दुकानें अस्थायी होती है, कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के कभी कभी तो टूटे फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज फैलाकर दुकान बना दी जाती है और खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा करके दुकान बना देते हैं। वे अपने ठेले या सड़क की पटरी पर प्लास्टिक बिछाकर भी काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी भी अपनी दुकान हटाने को कह देती है। यानी मित्रों जैसे हमने भी कई बार देखा शहर में, कि आपने भी कई बार देखा होगा कि फुटपाथ पर जो है लोग दुकानें यानी एक पाल बिछा लिया और उस पर पेन बेच रहे हैं या और कोई प्लास्टिक के छोटे मोटे सामान है वो बेच रहे हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बातें बताई जा रही है कि गांव में जो है हमने जैसे पढ़ा था कि गांव में लोग कैसे यानी गांव में कैसे लोग आजीविका चलाते हैं और शहर में लोग जो है कैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो उसी की यहाँ पे चर्चा की जा रही है। आगे देखो क्या करा है कि जो दुकान चलाते हैं ना प्लास्टिक बिछा करके, तो पुलिस उनको कभी भी हटाने के लिए कह सकती है नहीं। कई बार नगर निगम वाले होते हैं कि उनके ठेले को जो वो उठा के ले जाते हैं या उनकी जो है जो भी वो दुकान चला रहे हैं छोटी मोटी उसको जो बिखेर देते हैं। तो मित्रों ऐसा जो है उन भी यानी ऐसी यहाँ पे बातें बताई जा रही है। आगे देखो क्या करा है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई जगह ऐसी भी जगह हैं जहाँ ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं वे अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर साफ करके छांट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं वह ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। ठीक है, यानी मित्रों जो हम खाना सड़कों पर बेचते हुए देखते हैं, यानी कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग जो हैं वो साइकिल पे जो है एक जो पेटीज होते हैं वो बेचते हैं। यानी पेटीज रख लिया या कचौरी समोसा है वो रख लेते हैं और वो बेचते हैं। तो इसका मतलब मित्रों वो जो सामान उन्होंने बनाया है वो घर पर ही बनाया है। तो वही बात यहाँ पे ये कह रहे हैं। और आगे मित्रों क्या करा है, अक्सर शहर में काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहां दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वही खाना बनाते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि जो शहर में काम करने जब लोग जाते हैं आजीविका चलाने के लिए, तो मजबूरन उनको जो है क्या करना पड़ता है, कामगार को जो है मजबूरन अपनी आजीविका चलाने के लिए जो है वो फुटपाथ वगैरह होते हैं वहीं पे वो काम चलाते हैं और सामान में रख देते हैं। और जब रात के वक्त भोजन के लिए लोग आते हैं तो वो खाना बनाते हैं। ठीक है, तो फिर फ्रेंड्स आगे देखो यहाँ क्या कह रहा था, ये अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में हमने पाया, यानी अहमदाबाद शहर में एक जो है सर्वे किया गया और सर्वे में जो है क्या हमने पाया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे थे। यानी मित्रों जितने भी वहाँ लोग काम करते थे उनमें से 12% लोग तो सड़कों पर काम कर रहे थे। यानी जो सड़कों में जो काम करने वाले लोग हैं वो वहाँ काम कर रहे थे। आगे देखो क्या कह रहा है कि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तब कभी अभी हाल फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था, लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि शहर के जो इलाके हैं वहाँ जो फुटपाथ पर लोग जो है सामान बेचते थे, ठीक है, तो पहले क्या होता था कि गलियां पर या फुटपाथ पर जो सामान लोग बेचते हैं उसको जो है रुकावट में हम जो जानते थे, यानी पैदल चलने वाले जो है, यानी हमने फुटपाथ जो बनाया है वो पैदल चलने वालों के लिए बनाया है। ठीक है, तो ये हम उसकी रुकावट देखते थे, लेकिन कुछ संस्थाओं ने फिर आगे आकर के प्रयास किया और उसके माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जो आजीविका कमाते हैं लोग शहर में आकर के, तो जो फुटपाथ का वो उपयोग कर रहे हैं वो ठीक है। ठीक है, तो उसको जो है फिर उन्होंने सही बताया। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार करी जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएं। यह भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने जाने की अनुमति हो, तो वे लोग उन समितियों में रखे जाएं जो उन मुद्दों पर निर्णय लेती है। यानी मित्रों क्या करा है, कह रहा है कि सरकार भी जो है उनके लिए कुछ कानून में बदलाव कर रही है कि हाँ जो व्यक्ति जो जाते हैं शहर में काम करने के लिए, ठीक है, और फुटपाथ पर जो सामान छोटे मोटे वो बेचते हैं तो वो बेच सकें और अपनी आजीविका चला सकें। ठीक है, और आगे कहते हैं कि कुछ सुझाव भी ध्यान देते हैं कि उनको जो है अनुमति उस शहर में जाने की यानी उन शहरों में जाने की उनको अनुमति हो और सामान बेचने की भी उनको अनुमति हो। ठीक है, और जो समितियां होती है उनमें भी उनको जो है शामिल किया जाए और उनके मुद्दों को रखा जाए। ठीक है, आगे देखो क्या करें, बाजार की यहाँ पे बात की जाए कि जब हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी। वो लड़कियां जो बाजार गई थी घूमने के लिए, मित्रों वो प्रसंग वापस आ रहा है। कह रहे हैं कि हम बाजार पहुंची तो दुकानें अभी खुलनी शुरू हुई थी, लेकिन त्योहार के कारण बहुत भीड़ हो चुकी थी। ठीक है,
वहाँ मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान इत्यादि की दुकानें कतार पर कतार थी। एक कोने में दांतों के डॉक्टर का क्लिनिक था। मेरी मौसेरी बहन ने उनसे पहले से ही समय ले रखा था। यानी मित्रों, वो मौसेरी बहन है ना, वो डॉक्टर को दिखाने गई थी, दांतों के डॉक्टर को। ठीक है, तो वहाँ वहाँ का प्रसंग जो है हमारे साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही है कि त्यौहार का मौसम था, मिठाइयाँ, खिलौने जो है, चप्पल और जो दुकानें हैं वो एकाएक वहाँ खुली हुई थी और हम वहाँ पहले ही पहुँच गई, जिससे हमारी बारी न चली जाए। ठीक है, और हमने थोड़ी देर एक कमरे में इंतजार करना पड़ा। डॉक्टर ने उनसे दांतों का परीक्षण लिया, दांत का छेद भरवाने के लिए अगले दिन आने को कहा। वह बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने सोचा कि एक तो अपना दांत खराब होने दिया और ऊपर से इतना दर्द सहना पड़ेगा। यानी मित्रों, उसका दांत खराब हो गया। अब दांत तो खराब हुआ ही, अब जो है दूसरे दिन उसको जो है दांत में जो छेद हुआ उसको भरवाना के लिए उसको दूसरे दिन वापस आना पड़ेगा। अब आगे देखो क्या करिए, डॉक्टर के यहाँ से हम सिले हुए कपड़ों के एक शोरूम में गई, क्योंकि मैं कुछ सिले हुए कपड़े खरीदना चाहती थी। इस शोरूम की 3 मंजिलें थी और हर मंजिल पर अलग अलग तरह के कपड़े थे। हम तीसरी मंजिल पर पहुंची, जहां लड़कियों के कपड़े रखे हुए थे। यानी मित्रों, अब वो कपड़े खरीदना चाह रही है और तीसरी मंजिल पर वो पहुंची, और जो है तीसरी मंजिल पर पहुंच पर पे उन्होंने जो है कपड़े खरीदने की बात वहाँ पे कह रहे हैं। आगे देखो, बड़ी दुकान की यहाँ बात की जाएगी कि हरप्रीत की बात की जा रही है कि पहले मेरे पापा और चाचा एक छोटी सी दुकान पर काम करते थे। यानी हरप्रीत कह रहा है कि मेरे पापा और मेरे चाचा जो थे वो छोटी सी दुकान पर पहले काम करते थे। इतवार यानी रविवार को और त्यौहार के समय में और मेरी माँ उनकी मदद करते थे। ठीक है, यानी रविवार को और त्योहारों के समय में मेरी माँ भी उनकी सहायता करती थी काम में। मैंने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वहाँ काम करना शुरू किया। अभी मेरी पत्नी वंदना और मैं यह शोरूम चलाते हैं। यानी मित्रों, ये हरप्रीत है और हरप्रीत कह रहा है कि हमारी छोटी सी दुकान थी और जो है हमने फिर आगे जाकर किसी दुकान को बढ़ाया। ठीक है, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने साथ दिया और मैंने जब कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली तो हमने जो यहाँ पे काम शुरू किया और हम जो है आज बड़ा शोरूम चलाते हैं। आगे फ्रेंड्स देखो क्या करें, कह रहे हैं कि वंदना की यहाँ बात की जाएगी। वंदना का चर्चा आ रहा है, हमने कुछ साल पहले ये शोरूम खोला। मैं एक ड्रेस डिजाइनर हूँ। मैंने तरह तरह की फैशन के कपड़े बनाने की पढ़ाई की है, लेकिन आजकल लोग कपड़े सिलवाने की जगह सिले सिलाए यानी रेडीमेड कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। इसलिए मेरा ध्यान इस बात पर ज़्यादा रहता है कि कैसे इन रेडीमेड कपड़ों को आकर्षक रूप से सजा रखा जाए। यानी मित्रों, वंदना है और वंदना ने जो है फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स तो किया है, लेकिन आज जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर क्या करते हैं, सिले सिलाई कपड़े पहनना पसंद करते हैं। तो मेरा जो ज़्यादा ध्यान है ना वो उस पर है कि मैं जो है ये जो कपड़े जो हम डिजाइन करते हैं, तो रेडीमेड कपड़ों जो है यानी रेडीमेड कपड़ों को मैं जो है कैसे डिजाइन करूं, कैसे मैं उनको आकर्षक बनाऊं कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनको खरीद सके। आगे देखो क्या कह रहा है, हम अपने शोरूम के लिए अलग अलग जगहों से सामान खरीदते हैं। ज़्यादातर माल मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना और त्रिपुरा से आता है। कुछ सामान दिल्ली के पास के शहर जैसे गुड़गांव और नोएडा से भी आता है। कुछ कपड़े हम विदेशों से भी मंगवाते हैं। इस शोरूम को सही रूप से चलाने के लिए हमें कई चीज़ें करनी पड़ती है। यानी मित्रों, वो जो शोरूम उन्होंने बनाया है उस शोरूम की बात कर रहे हैं कि हम जो है सामान जो मंगवाते हैं बहुत देशों से मंगवाते हैं। हमारे भारत में भी मंगवाया जाता है और बाहर से भी हम मंगवाते हैं। और शोरूम को हम चलाने के लिए जो है कई चीज़ें हमें मंगवानी पड़ती है। हम विभिन्न अखबारों में, सिनेमा हॉल में और टेलीविज़न, रेडियो चैनल पर विज्ञापन देते हैं। अभी तो ये शोरूम किराए पर है, पर हम इसे जल्दी ही खरीद लेंगे। यानी मित्रों, उनका जो धंधा है वो बढ़ता जा रहा है और वो शोरूम जो उन्होंने किराए पर लिया था वो शोरूम को जल्दी ही वो खरीद भी लेंगे। जब से यह बाजार आसपास रहने वालों के लिए मुख्य बाजार बन गया है तब से हमारा व्यापार बहुत बढ़ गया है। हमने एक कार खरीद ली है और पास की सोसाइटी में एक फ्लैट भी ले लिया है। मित्रों, उनका जो है व्यवसाय इतना बढ़ गया है कि वो जो है शोरूम को खरीद लेंगे। ठीक है, और जो है इसके अलावा उन्होंने व्यापार को इतना बढ़ाया कि उन्होंने कार खरीद ली, इसके अलावा उन्होंने फ्लैट भी ले लिया। ठीक है, तो उनका धंधा जो है वो बढ़ गया। हरप्रीत और वंदना की तरह कई लोग हैं जिनके पास शहर के बाजारों में अपनी दुकानें हैं। ये दुकानें छोटी बड़ी और लोग अलग अलग चीज़ें बेचते हैं। ज़्यादातर व्यापारी अपनी दुकान या व्यापार खुद संभालते हैं, वे किसी दूसरे की नौकरी नहीं करते। लेकिन वे खुद कई लोगों को मैनेजर या सहायक की तरह नौकरी पर रखते हैं। यानी मित्रों क्या कह रहा है कि हरप्रीत और वंदना की तरह जो शोरूम है ना, उसी की तरह शहर के बाजारों में बहुत सी दुकानें हैं, छोटी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे लोग जो है क्या करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें बेचते हैं। और ज़्यादातर व्यापारी क्या करते हैं कि खुद ही दुकान को संभालते हैं, ताकि जो है उनको किसी नौकर को किसी नौकर को अपनी दुकान पर ना रखना पड़े। ठीक है, और खुद कई लोगों को मैनेजर सहायक की तरह नौकरी पर भी रखते हैं। यानी कुछ जो है खुद ही दुकान को संभालते हैं, कुछ जो है मैनेजर भी रखते हैं। ये पक्की दुकानें होती है जिनके पास नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। नगर निगम यह निश्चित करता है कि सप्ताह में कौन से दिन बाजार बंद रहेगा। उदाहरण के लिए इस बाजार में दुकानें बुधवार को बंद रहती है। इस बाजार में छोटे छोटे दफ्तर और अन्य दुकानें भी हैं जो बैंक इत्यादि की सेवाएं देते हैं। यानी मित्रों, नगर निगम के माध्यम से उनको लाइसेंस मिलता है उस दुकानों को खोलने का। ठीक है, कि कितने दिन वो दुकानें खुलेगी और कि कौन से वार को दुकान जो बंद रहेगी। ठीक है, तो कह रहा है कि बुधवार को ये दुकानें बंद रहती है और साथ ही जो है यहाँ छोटे छोटे जो है ऑफिसेज भी हैं, यानी बैंक भी है और कुरियर के ऑफिस भी यहाँ पे काम करते हैं। आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करें फैक्ट्री के बारे में। यहाँ
चर्चा की जाएगी। यानी मित्रों यहाँ पे कुल मिलाकर की बात इतना सा समझ लेना आप कि बहुत से यहाँ पे व्यवसायों की बात की जा रही है, यानी शोरूमों की बात की हमने, फिर यहाँ पे फैक्ट्री की अब बात कर रहे हैं, ठीक है। और मित्रों डॉक्टर का व्यवसाय भी हमने जाना। आगे देखो फैक्ट्री में क्या करा है। मैं अपनी एक कपड़े पर जरी का काम करवाना चाहती थी, वो लड़की कह रही है जो घूमने गई है, जो मुझे खास मौके पर पहनना थी, ठीक है। मेरी बहन ने कहा कि वह निर्मला को जानती है, यानी वो लड़की कह रही है, मौसेरी बहन मुझसे कह रही है कि जो है मैं निर्मला को जानती हूँ, ठीक है, और जो एक कपड़े सिलने की फैक्ट्री में काम करती है। अब देखो आगे क्या करें, निर्मला के पड़ोसी जरी और कढ़ाई का काम करते हैं। हमने बस पकड़ी और फैक्ट्री की तरफ चल पड़ी। बस खचाखच भरी हुई थी, हर स्टॉप पर लोग चढ़ते ही जा रहे थे और कोई भी उतरने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी जगह बनाने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। मेरी बहन ने मुझे एक कोने पर खड़ा कर दिया ताकि भीड़ में हमारा भुट्टा न बन जाए। मुझे हैरानी हो रही थी कि लोग रोज ऐसे कैसे सफर करते हैं, ठीक है। जैसे ही बस फैक्ट्री के पास पहुंची लोग उतरने लगे, हम भी एक मोड़ पर उतर गई। हाँ, जान में जान आई। यानी मित्रों वो लड़की जो मिलने जा रही थी, यानी जो कपड़े सिलने वाली जो लड़की उससे मिलने जा रही थी, तो जैसे ही वो बस में चढ़ी ना, तो बस में चढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि बस खचाखच भरी हुई है और लोग चढ़ते ही जा रहे हैं, यानी उतरने का लोग नाम नहीं ले रहे हैं, और जो है लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, ठीक है। और जब मित्रों फैक्ट्री जैसे ही आई तो फैक्ट्री के पास लोगों ने उतरना शुरू किया, यानी फैक्ट्री में ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री में उतर गए लोग और फिर उन्होंने भी यानी सांस में सांस ली उन लड़कियों ने। आगे देखो फ्रेंड्स क्या करें कि मोड़ पर बड़े सारे लोग समूह में बाड़ों पर बैठे हुए थे, कुछ टिककर खड़े हुए थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि वे शायद किसी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग स्कूटरों पर सवार उनसे बात कर रहे थे और रेट को लेकर मोल तोल कर रहे थे। मेरी बहन ने समझाया कि ये लेबर चौक कहलाता है। ये दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर और मिस्त्री हैं। कुछ जहाँ भवन यानी कुछ कुछ जहाँ भवन बन रहे होते हैं वहाँ मजदूरी करते हैं, कुछ बोझा ढोते हैं और ट्रकों से सामान भी जो है उतारते हैं। यानी मित्रों उन्होंने क्या देखा कि एक स्थान है जहाँ पे जो है लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, ठीक है। और वो जो है क्या करते हैं कि जो दिहाड़ी पर काम करते हैं, ठीक है, यानी जो लोग आते हैं उनसे मोल भाव करते हैं, उनको खरीदते हैं और एक दिन का उनको जो है पैसा देते हैं, यानी दिहाड़ी पर उनको मजदूरी देते हैं। आगे देखो वही लेबर चौक की जो बात की जा रही थी उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि लेबर चौक पर दिहाड़ी मजदूर अपने औजारों के साथ बैठकर लोगों का इंतजार करते हैं। लोग उन्हें काम करवाने के लिए वहीं से ले जाते हैं, ठीक है। आगे फ्रेंड्स क्या करा है, कुछ लोग टेलीफोन की लाइन और पानी की लाइन के लिए खुदाई का काम भी करते हैं, लेकिन इन्हें हमेशा काम नहीं मिलता। ऐसे हजारों अनियत मजदूर शामिल हैं, शहर में हैं। यानी मित्रों क्या करा है कि व्यवसाय की यहाँ बात की जा रही है कि बहुत से जो है लोग क्या करते हैं, यानी बहुत से व्यवसायों की यहाँ पे बात की जा रही है कि कुछ लोग जो है दिहाड़ी मजदूर हैं, कुछ जो है व्यवसायी हैं, कुछ क्या करते हैं कि टेलीफोन की लाइन और पानी की लाइनों को सही करने का काम करते हैं। यानी कि उनको जो है कुछ काम ऐसे होते हैं कि उनको जो है रोजाना काम नहीं मिलता। हम फैक्ट्री में घुसे तो हमने पाया वहाँ अलग अलग काम के लिए अलग अलग विभाग थे। उनमें ऐसा लग रहा था कि लोगों की कभी न खत्म होने वाली पंक्तियाँ थी। जहाँ कपड़े सिले जा रहे थे उस विभाग में हमने देखा कि लोग छोटे से कमरे में मशीनों पर काम कर रहे थे। एक एक व्यक्ति एक एक सिलाई की मशीन पर लगा हुआ था और हर कमरे में ऐसी बहुत सारी मशीनें थी। जो कपड़े तैयार हो रहे थे वे कमरे में एक तरफ तय करके लगाए जा रहे थे। मित्रों कपड़ों की वो फैक्ट्री है, यानी कपड़ों की एक तरह से वो मिल है और मिल में जो कपड़े बनते हैं। तो वो जो जैसे ही वहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि जो फैक्ट्री है वो अलग अलग विभागों में बटी हुई है और लोग जो कपड़े बना रहे हैं और कपड़े जैसे बनते जा रहे हैं उनको जो है अलग तरह यानी अलग स्थान पर उनको लगाया जा रहा है। आगे देखो फ्रेंड्स क्या करा है, हमने निर्मला को ऐसी ही जगह पर पाया। वहीं मेरी बहन से मिलकर बहुत खुश हुई और उसने वादा किया कि मेरे कपड़ों पर जरी का काम करवा देगी। यानी मित्रों वो जो महिला है जो जरी का काम करती है उसके पास वो महिला यानी वो जो लड़कियां हैं वो पहुंची और उससे जब मिली तो उनको खुशी हुई कि और उन्होंने ये बताया कि हाँ निर्मला जो है वो जो है उसकी जो कपड़ा है उस पर जरी का काम करवा देगी। आगे देखो फ्रेंड्स क्या करा है, निर्मला कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी में दर्जी का काम करती है। यानी मित्रों वो दर्जी है और कपड़े निर्यात करने वाली एक कंपनी है, उसमें वो काम करती है। जिस फैक्ट्री में वो काम करती है वहाँ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे देशों के लोगों के लिए गर्मी के कपड़े सिले जाते हैं, ठीक है। दिसंबर से अप्रैल तक निर्मला पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। अक्सर वह 9 बजे काम शुरू करती है और रात 10 बजे तक काम निपट जाता है। यानी मित्रों वो महिला निर्मला बहुत काम करती है और जो इंग्लैंड है, जर्मनी है, नीदरलैंड है तो उनके लिए जो गर्मी के कपड़े वो वहाँ पे सिले जाते हैं और 9 बजे से लेकर के सुबह रात 10 बजे तक वो काम करती है। कई बार और भी देर हो जाती है। वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। जब काम जल्दी होता है तो उन्हें इतवार को भी काम पर जाना पड़ता है। निर्मला को रोज 8 घंटे काम करने के 80 रुपये मिलते हैं और अतिरिक्त 40 रुपये देर तक काम करने का मिलता है। जून तक काम खत्म हो जाता है तो फैक्ट्री वाले इन दर्जियों की संख्या घटा देते हैं। यानी मित्रों यहाँ भी फिर जो है काम की अनिश्चितता हमें दिखाई पड़ रही है कि जब काम है तब तो जो है रोजगार उसको मिला हुआ है, लेकिन जैसे ही काम उसको खत्म हो गया तो वहाँ दर्जियों की संख्या कम हो गई। निर्मला को भी निकाल दिया जाएगा। हर साल करीब 3 से 4 महीने के लिए उसके पास काम नहीं रहता है। मित्रों वही जो है
काम की यहाँ पे दिक्कत आ रही है कि निश्चित है, यानी अनिश्चितता काम को लेकर के बन रही है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे निकल के आ रही है कि शहर में जो क्या होता है कि काम जो है अनिश्चित होता है नहीं। तो फ्रेंड्स देखो आगे क्या कर रहा है कि निर्मला की तरह ज़्यादातर कारीगर अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है जब मालिक को ज़रूरत होती है। उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है या फिर खास मौसमों में काम मिलता है। साल के बचे हुए समय में उन्हें दूसरा काम ढूंढना पड़ता है। निर्मला की तरह ही नौकरियां स्थायी नहीं होती। अगर कारीगर अपनी तनख्वाह या परिस्थितियों के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। मित्रों, काम की कितनी अनिश्चितता देखने को यहाँ मिल रही है कि एक तो काम जो है अनियमित है, एक तो परमानेंटली उनको काम नहीं मिल रहा है, और कई बार अगर वो शिकायत की कर देते हैं काम के खिलाफ तो मित्रों वहाँ उनको निकाल दिया जाता है। मित्रों, एक तरह से जो है उनकी मजबूरी है कि जितना उनको वेतन मिलेगा उसको काम उसमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, आगे फिर देखो क्या करें, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती और अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो उनके बचाव के लिए कुछ नहीं होता। ठीक है, उन्हें बहुत लंबे समय तक रोज काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। उदाहरण के लिए बिजली से चलने वाले कार्गो की यानी पावरलूम फैक्ट्री में मजदूर दिन और रात की पालियों में बारह बारह घंटे तक काम करते हैं। मित्रों, ये ऐसे हमें बता रहे हैं कि जो पावरलूम फैक्ट्री यानी जो बिजली से चलने वाली फैक्ट्री है वहाँ मजदूर जो है 24 घंटे काम करते हैं। मित्रों, 12-12 घंटे में जो है शिफ्ट चलती है और शिफ्ट में जो है 12-12 घंटे तक लोग काम करते हैं। मित्रों, 24 घंटे उस फैक्ट्री में काम चलता है और उन्हें 8 घंटे से ज़्यादा काम करने की मजदूरी अलग से नहीं मिलती है। मित्रों, क्या करा है कि 12 घंटे तो वो काम करते हैं लेकिन पारी तो 2 ही घंटे यानी पारी तो वहाँ 2 ही है। ठीक है, 2 ही पारियों में काम हो रहा है, लेकिन मित्रों वो काम कर रहे हैं 12-12 घंटे और 8 घंटे से ज़्यादा उनको काम के लिए यानी 8 घंटे जो उतने उन्होंने काम किया, यानी मित्रों केवल उनको जो है वेतन मिलता है 8 घंटे का, और 8 घंटे से ज़्यादा जिन्होंने 4 घंटा काम किया तो उस 4 घंटे का उनको अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। ठीक है, तो देखो हमें बॉक्स की चर्चा कर ले क्या करा है। आपको क्या लगता है कि फैक्ट्रियाँ या छोटे कारखाने मजदूरों को अनियमित रूप से काम पर क्यों रखते हैं? ठीक है, तो अनियमित रूप से उनको काम पर क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर होगा क्योंकि उनके पास अगर रोजगार नहीं है, यानी अगर उनके पास जो है काम नहीं है तो अनियमित रूप से उनको रोजगार पर रखना पड़ेगा, और हमेशा काम हो यानी हमेशा उनके पास काम होगा तो वे हमेशा जो है मजदूरों को काम पर रखेंगे। निर्मला जैसे मजदूरों की काम करने की परिस्थितियाँ का निम्न के आधार पर बंट दीजिए। काम के घंटे कमाई काम की जगह सुविधाएं साल भर में रोजगार के दिनों की संख्या। क्या आप ये मानेंगे कि दूसरों के घरों में काम करने वाली महिलाएं भी अनियमित मजदूरों की श्रेणी में आती है? क्यों? एक ऐसी कामगार महिला के दिन भर के काम का विवरण दीजिए। यानी मित्रों, जो महिला दूसरों के घरों में काम करने जाती है, खाना बनाना हो या बर्तन धोना हो, तो वो भी तो एक अनियमित रोजगार ही है। ठीक है, कई बार जो है उनको निकाल दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि दफ्तर की चर्चा की जाएगी, यानी यहाँ बारी बारी से हम जो है चर्चा कर रहे हैं व्यवसाय यानी कौन कौन से जो है धंधे हैं उनके बारे में चर्चा की जा रही कह रहे हैं। मेरी मौसी सुधा विपणन प्रबंधक यानी मार्केटिंग मैनेजर है। उन्होंने हमें शाम 5:30 बजे से पहले अपने दफ्तर पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर न हो जाए इसलिए ऑटो रिक्शा ले लिया और जिसने हमें बिल्कुल समय पर पहुंचा दिया। इनका दफ्तर ऐसी जगह पर था जिन्हें चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थी। उनमें से सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे, कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की पंक्तियों की तरफ। ठीक है, यानी मित्रों उसकी मौसी है सुधा और वो जो है मार्केटिंग मैनेजर है। ठीक है, तो वो उनसे मिलने जा रही है और समय पर उसको मिलना है, इसलिए वो जो उन्होंने एक ऑटो रिक्शा लिया और वो वहाँ पे मिलने गई। मौसी एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। यानी मित्रों वो जो कंपनी है जिसमें वो काम करती है वो बिस्कुट बनाती है, और बिस्कुट जो है वो शहर की बाहर है, यानी बिस्कुट शहर के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। मौसी 50 विक्रेताओं के काम का निरीक्षण करती है। यानी मित्रों जो सेल्समैन होते हैं उस सेल्समैन के जो है उनका जो है वो एक निरीक्षण का काम करती है, जो शहर के विभिन्न भागों में आते जाते हैं। ये लोग दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। ठीक है, काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए मौसी ने शहर को 6 भागों में बांट दिया और वे हर हफ्ते एक भाग के विक्रेताओं से मिलती है। वे उनकी प्रगति रपट देखती है और उनकी समस्याओं पर चर्चा करती है। उनको पूरे शहर में बिक्री की योजना बनानी होती है और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में यात्राएं भी करनी पड़ती है। मौसी को नियमित तनख्वाह मिलती है और वह बिस्कुट कंपनी की स्थायी कर्मचारी है। वे यह उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी नौकरी लंबे समय तक चलेगी। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उनको निम्नलिखित फायदे भी मिलते हैं। मित्रों जैसे हमने चर्चा की थी अभी अस्थायी रोजगार की, यानी जिस प्रकार से हमने चर्चा की किसकी कि उसको जो है निकाल दिया जाता है रोजगार से, फैक्ट्री से रोजगार से उसको जो निकाल दिया जाता है, और जब वो शिकायत कर देते हैं तो उनको रोजगार से जो है उनको निकाल दिया जाता है। इसके अलावा हमने जो है दिहाड़ी मजदूरों की चर्चा की जिनको कि जो है हमेशा वेतन या काम नहीं मिलता। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे हैं कि जो महिला जो मौसी है उसकी जो मार्केटिंग मैनेजर है वो जो है
ये हमें यानी वो ये सोचती है कि हाँ मेरी नौकरी जो है स्थायी है, क्योंकि बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है और बिस्कुट तो हमेशा मित्रों सभी की जो है यानी रोजमर्रा की ज़रूरत है। तो एक ऐसा धंधा है जो हमेशा बंद नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो है उसको यात्राएं भी करनी पड़ती है, यानी उसका काम जो है अच्छा है कुल मिलाकर के। और उसको जो है मित्रों बहुत सी सुविधाएं भी मिलती है, यानी छुट्टियां भी मिलती है, चिकित्सा की सुविधाएं भी मिलती है, और भी उसको बहुत सुविधाएं मिलती है। तो क्या क्या मिलता है देखिए, करें बुढ़ापे के लिए उसको बचत मिलती है, यानी उनकी तनख्वाह का एक भाग जो है भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है, ठीक है। यानी तनख्वाह जो होती है उसका एक भाग कटता है और जो है वो पीएफ में डाल दिया जाता है, यानी ठीक है। और इस बचत पर ब्याज भी मिलता है, नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है, ठीक है। छुट्टियां भी उसको मिलती है, इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है, उनको वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ दिन मिलते हैं। यानी कुल मिलाकर के मित्रों उसकी जो है अच्छी खासी नौकरी है। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं भी उसको मिल रही है, यानी ईएसआई भी उसको मिल रहा है। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के लिए इलाज का खर्चा भी उठाती, सही है। और अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारी को बीमारी के दौरान छुट्टी भी मिलती है, यानी मित्रों बहुत अच्छी उसकी नौकरी है। और शहर में ऐसे कई कर्मचारी होते हैं जो दफ्तरों, फैक्ट्रियों, सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार मिलता है। वे लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम कर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें अनियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। यानी मित्रों क्या करा है कि शहर में कई ऐसे कर्मचारी होते हैं और कई दफ्तरों और फैक्ट्री में वो काम करते हैं, जैसे कि नियमित और स्थायी कर्मचारी होते हैं उन्हीं की तरह उनको काम मिलता है, ठीक है। और उनको हर महीने तनख्वाह मिलती है, ठीक है। भले ही जो है फैक्ट्री में काम कम हो, ठीक है, फिर भी उनको जो है नौकरी से नहीं निकाला जाता। आखिर दिन खत्म हुआ, यानी वो जो घूमने गई थी उस दिन दोनों लड़कियां, ठीक है, तो वो दिन खत्म हुआ और हम मौसी की कार में थकी हारी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मज़ा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि ये शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहर जीवन को बनाए रखता है। नहीं मित्रों, एक शहरी जीवन, एक शहर में जो है आजीविका लोग कैसे कमा रहे हैं, ठीक है, कैसे दिहाड़ी मजदूर है, इसके अलावा उद्योग धंधे, व्यवसाय हैं, बड़े बड़े शोरूम के माध्यम से, ठीक है, और जो है दफ्तर हैं, कार्यालय हैं, उसके माध्यम से जो लोग कैसे अपनी आजीविका चला रहे हैं, तो उसी के बारे में यहाँ चर्चा की जा रही थी। और मित्रों अंतिम हम जो है यहाँ पे एक प्रसंग और चर्चा कर लेते हैं कि महानगरों में कॉल सेंटरों में काम करना रोजगार का एक नया क्षेत्र है। उपभोक्ता टीवी, फ्रिज जैसे सामानों को खरीदते हैं, बैंक और फोन जैसी सेवाओं का उपयोग करते हैं। कॉल सेंटर एक केंद्रीकृत दफ्तर है जहां एक ही जगह से उपभोक्ताओं की समस्याओं और उनसे जुड़े सवालों से संबंधित जानकारी दी जाती है। कॉल सेंटर प्राय हालनुमा कमरों में चलाए जाते हैं, उनमें अलग अलग खाने बने रहते हैं जहां कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडफोन और स्पीकर लगे रहते हैं। मित्रों एक कॉल सेंटर की बात की जा रही है कि कॉल सेंटर जो है एक रोजगार का नया उभरता हुआ क्षेत्र है, कि कॉल सेंटर में आजकल जो है ज़्यादातर जो लड़कियाँ होती हैं, ठीक है, तो वो लड़कियाँ ज़्यादातर कॉल सेंटर में काम करने लगी है, ठीक है। और वहाँ पे जो है टीवी, फ्रिज सामानों आदि को लोग खरीदते हैं, उपयोग करते हैं। तो जो मित्रों बहुत सी जितनी भी कंपनियां आजकल जो बनने लगी है वो एक कॉल सेंटर भी अपना बनाने लगी है। आगे कह रहा है भारत इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यहाँ न केवल भारतीय कंपनियां बल्कि विदेशी कंपनियां भी अपने कॉल सेंटर खोलती है, और विदेशी कंपनियों के आकर्षण का कारण है कि यहाँ अंग्रेजी बोलने वाले लोग आसानी से और कम वेतन पर मिल जाते हैं। यानी मित्रों बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई जा रही है। और आपको मित्रों ये बात जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत जो देश है ना मित्रों, आपने नहीं सोचा होगा कि अंग्रेजी बोलने वाले लोग जो यहाँ पे आसानी से मिल जाते हैं। मित्रों भारत एक हिंदी राज्य है, यानी हिंदी यहाँ पे अधिकतर बोली जाती है, लेकिन मित्रों फिर भी अंग्रेजी बोलते हैं यहाँ पे भारत में हमारे जो लोग होते हैं। और मित्रों हमको जो है यानी जो विदेशी कंपनियां यहाँ पे आकर के अपना व्यापार, यानी अपनी जो भी कंपनी लगाती है, अपना व्यापार जो है बनाती है, तो उनको जो है जो कॉल सेंटर वो रखती है, कॉल सेंटर जो खोलती है उसमें जो कर्मचारी जो रखती है, तो उनको जो है कम वेतन पर ही वो कर्मचारी मिल जाते हैं भारत में, और वो भी अंग्रेजी भाषा में बोलने वाले। तो उसको और कंपनियों को इससे ज़्यादा क्या चाहिए होगा, ठीक है। तो कॉल सेंटर का यहाँ पे जो है व्यवसाय बताया जा रहा है कि कॉल सेंटर जो है एक बहुत बड़ा उभरता हुआ क्षेत्र है और भारत में बहुत उभरा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का लेसन था, ठीक है। और अंतिम जो लेसन था हमारा जो कंप्लीट हुआ, ठीक है, तो हमने नवा अध्याय जिसमें हमने चर्चा की शहरी की आजीविका के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये कंप्लीट पॉलिटी मैंने आपके समक्ष जो 6 क्लास की एनसीईआरटी है सामाजिक और राजनीतिक जीवन, उसके बारे में मैंने आपके समक्ष जो है आसान से आसान शब्दों में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है, ठीक है। और मित्रों एक कहानी के माध्यम से हमने जो है समझा है, ठीक है। और मैंने मित्रों पहले ही अध्याय में आपसे चर्चा कर दी थी इस बात की, और मैंने बार अध्याय में मैंने आपसे चर्चा किया था कि ज़्यादा जो है यहाँ हमें जो है समझने की यानी ज़्यादा समझने का यहाँ कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि एक कहानी के माध्यम से ये हमें पुस्तक समझाई जाती है। और मित्रों 6 क्लास के बच्चों के लिए ये पुस्तक पढ़ाई बनाई गई है, तो ज़्यादा जो मित्रों यहाँ पे टिपिकल चीज़ें ज़्यादा नहीं डाली गई, ठीक है। और मित्रों कहानी के माध्यम से हमने समझा है कि शहर में लोग कैसे आजीविका चलाते हैं। तो आशा करता हूँ आज का लेक्चर और ये कंप्लीट जो हमारी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो बुक है वो आपको पसंद आई होगी, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि कैसी आपको मेरी जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है वो लेक्चर आपको कैसे लगे, कितना आपको समझ में आया और कैसे कहानी के माध्यम से समझा। एक दो कविताएं भी हमने जो है कुछ अध्यायों में गुनगुनाई है, ठीक है, जो बच्चियों की जो महिला यानी बच्चियों में जो हमें यानी जो बच्चों को हम भेदभाव करते हैं, ठीक है, जो हम संपत्ति का उनको अधिकार हमने नहीं दिया, ठीक है, जो पैतृक संपत्ति है और उसमें जो है वो हिस्सा अपना पहले नहीं मांग सकती थी और फिर जाकर के सरकार ने एक नया कानून बनाया और उनको जो है अब पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो इन सभी के बारे में हमने जो कुछ कविताएं भी गुनगुनाई। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको जो है कंप्लीट जो सामाजिक और राजनीतिक जीवन की एनसीईआरटी का लेक्चर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा मित्रों हमारी जो कंप्लीट इंडियन पॉलिटी है वो लेक्चर हम डिस्कस कर ही रहे हैं, ठीक है, तो उन सभी लेक्चर्स को आप जो है जरूर सुनते रहिए, ठीक है। और मित्रों ये हमारी 6th क्लास की अब कंप्लीट हुई। अब हम जो है डिस्कस करेंगे मित्रों, हम जो है अब नई एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कौन सी एनसीईआरटी लेते हैं हम, 6 के बाद 7 लेते हैं या 8 की लेते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।